आप लोग हिंदी में बात करें तो बेहतर होगा। अच्छा, ओके सर। सर मेरा नाम चंचल है और मैं बीए सेकंड ईयर की छात्रा हूँ। मैं लड़की हूँ, जबकि मैं लड़कों के तरीके मेरा लुक है। और सर आज मैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के फेवर में बोलूंगी। ओके, खुशी आप अपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करें प्लीज। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा नाम खुशी वर्मा है, मैं बीएससी फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ और आज मैं एनईपी 2020 के फेवर में बोलूंगी। थैंक यू सर। गुड गुड। जब आप लोग अपना परिचय देती हैं, थोड़ा अपने परिवार के बारे में बताइए, अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए, स्कूलिंग कहाँ से किया, थोड़ा डिटेल में बताइए। ओके सर। अंजलि वर्मा जी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कृपया अपना इंट्रोडक्शन दें ग्रुप को। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। सर आई एम ऑडिबल सर? यस यस। सर मेरा नाम अंजलि वर्मा है और मैं अपनी एमएससी फिजिक्स अवध यूनिवर्सिटी से परसुइंग कर रही हूँ। मैं बेसिकली फैजाबाद से बिलोंग करती हूँ और मेरा एम है अपनी सोसाइटी की सेवा करना, यूपीएससी क्वालिफाई करके। मेरी हॉबीज हैं रीडिंग और लिसनिंग सॉन्ग, राइटिंग पोएम एक्सेट्रा। मैं पार्टिसिपेंट हूँ इस ग्रुप की और लीडर फर्स्ट भी हूँ इस ग्रुप की। मेरी बेसिक एजुकेशन कनौसा कॉन्वेंट स्कूल से हुई है और मैं आज अगेंस्ट बोलूंगी एनईपी के। थैंक यू। ओके गुड। अब मैं प्रतिभा पटेल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दें ग्रुप को। प्रतिभा आप आवाज सुन पा रही हैं हमारी? गुड मॉर्निंग। आपका मेरे ख्याल से इंटरनेट कनेक्शन क्या वीक है क्या? जी अपना इंट्रोडक्शन दें प्लीज प्रतिभा। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरा दीपा पटेल है और मैं आज एनईपी 2020 के फेवर में लूंगी और मैं बीए थर्ड ईयर की स्टूडेंट हूँ जो और मैं आपकी आवाज साफ एलएमटीवी नहीं आ रही है। महाविद्यालय से सर आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। रहती है। हो सकता है आपको इनको बोले दोबारा लॉग इन करें। ओके अब मैं श्वेता पटेल से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना इंट्रोडक्शन दें। Sir, a very good, first of all, good morning, sir. A very, very warm morning, everyone. This is me, Archana Patel. Sir, are you hearing me? Yes, yes. Sir. Okay, sir. Sir, firstly, I'm here to doing debate with you all. But first of all, I want to give my gratitude to sir who has given me that good little chance to speak on this stage. So thank you so much, sir. Now sir, I'm pursuing BA second year from Awadh University, and sorry, sir, I could not participate in the debate due to some problem. So sorry, sir. Okay, okay. No issue. I want to say something in favor. Sir, are you hear me? Yes, yes. आप अगर हिंदी में बात करें तो बेहतर होगा। आप सब लोग हिंदी में ही बात कर रहे हैं। Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Sir, तो 1 second, sir. सर हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बोलना चाहेंगे। सर पहले तो बताएं ये जीएस पेपर सेकेंड से बिलोंग करता व्यवस्था से। सर किसी भी देश की यह बताती है कि उस देश की सरकार में शिक्षा की जगह क्या है और मतलब प्राथमिकता क्या है उस सरकार, मतलब प्राथमिकता इसे कितना सरोकार रखती है। हालिया वर्षों में गुड। यस सर। अभी हम लोग इंट्रोडक्शन का राउंड कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग डिस्कशन शुरू करेंगे। सब लोग अपना इंट्रोडक्शन एक बार दे लेंगे, देन हम लोग डिस्कशन शुरू करेंगे। अभी हम लोग ओके सर। ओके सर।
ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट जिनका बचा हुआ इंट्रोडक्शन प्लीज वो अपना इंट्रोडक्शन दें। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉर्निंग। मेरा नाम श्वेता पटेल और मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय बीए फाइनल ईयर की छात्रा हूँ। श्वेता पटेल, आपके चेहरे पर रोशनी नहीं पड़ रही है तो वो दिख नहीं रहा है। आप अगर रोशनी की तरफ चेहरा करके बैठेंगी तो बहुत ही बेहतर होगा। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, बोलिए आगे। पॉलिटिकल साइंस और फिलोसफी है। मैंने अपनी स्कूलिंग अम्बेडकर नगर में गांव के बीआरबी इंटर कॉलेज से किया हूँ और अभी मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मुझे सिविल सर्विसेज का एग्जाम 22 में देना है और मेरे पापा बिजनेसमैन है। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट स्टूडेंट जिनका भी इंट्रोडक्शन बचा है प्लीज इंट्रोडक्शन दें ग्रुप में। ये रेड एम कौन है? हाँ, इनका रेड एम लिख के आ रहा है। प्लीज जो भी हो अपना इंट्रोडक्शन दें ग्रुप में। आपका वीडियो। सर यस यस। सर मेरा नाम अर्शिता पटेल है, लखनऊ यूनिवर्सिटी 3rd ईयर। सर यूपीएससी की प्रिपरेशन अभी मैंने जस्ट स्टार्ट करी है, अभी इनिशियल लेवल से। सो आपकी स्कूलिंग कहाँ हुई है? थैंक यू सर। सर लखनऊ। लखनऊ में कहाँ से? LPS, लखनऊ पब्लिक स्कूल। लखनऊ पब्लिक स्कूल। आपकी हॉबी वगैरह कोई है? यस सर। तो आप बता क्यों नहीं रही है? सर म्यूजिक में काफ़ी इंटरेस्ट है और बुक्स भी read करते हैं। गुड गुड। ये किसी का रेड एम करके आ रहा है, इनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज ये अपना इंट्रोडक्शन दें। ओके, जिन लोगों का भी कनेक्शन इंटरनेट कनेक्शन प्रॉपर है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपना वीडियो ऑन कर लें और ऑडियो ऑफ कर लें। जिनका इंटरनेट कनेक्शन वीडियो सपोर्ट नहीं कर रहा है वो अपना वीडियो ऑफ कर सकते हैं, बट जिनका कनेक्शन सपोर्ट कर रहा है वीडियो वो प्लीज़ अपना वीडियो ऑन कर लें। तो मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोगों का इंट्रोडक्शन तो हो गया है और हम लोग डिस्कशन शुरू करें। ओके, तो कहाँ से कौन सबसे पहले इस इशू पे बोलना चाहेगा? सर I want to say, यस चंचल। sir today I prefer English language। नहीं, आप अगर हिंदी में बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके सर। सर जैसे कि हमने बताया था कि मैं नई शिक्षा नीति 2020 के फेवर में बोलूंगी, तो उसी के बारे में कुछ तथ्य मैं बताने जा रही हूँ। लेकिन जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसकी सिफारिश कस्तूरी रंगन समिति ने की थी, जिसके अध्यक्ष के कस्तूरी रंगन थे, और जो पार्लियामेंट ने पहली शिक्षा पॉलिसी जो लागू की थी वो 1968 में की थी। और सर जो एजुकेशन पॉलिसी जो अभी न्यू आई है 2020 वाली, उसमें बताया जा रहा है कि जो मीडियम वो जहाँ तक है कि मदर टंग में जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक मदर टंग में रखा जाएगा, और जो एमफिल का कोर्स है उसको डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा, और जो 10th और 12th जो बोर्ड एग्जाम है उनको सेम रखा जाएगा, और जहाँ तक उनका पैटर्न चेंज करके रीडिजाइन किया जाएगा। ओके सर, दैट्स ऑल। ओके, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट्स कौन अपना व्यू रखना चाहेगा इस इशू पे? खुशी वर्मा, आप कुछ बोलना चाहिए? यस, हाँ अंजलि, या कौन बोलना चाहेगा?
सर एजुकेशन पॉलिसी 2020 से हमें कई बेनिफिट्स हैं, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी से एक ये भी बेनिफिट होगा कि श्वेता पटेल, मेरे ख्याल से कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम है। तब तक मैं रिक्वेस्ट करूंगा दूसरे कैंडिडेट से कि अपनी बात रखें। यस सर। यस अंजलि प्लीज। सर मैं पहले थोड़ा एनईपी के बारे में बताना चाहूँगी। हमारी पहली एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी वो 1968 में आई थी, दूसरी हमारी 1986 में आई थी, और ये तीसरी हमारी 2020 में आई है, जिसको हम लोग एनईपी कहते हैं। इसमें कुछ बातों पर फोकस किया गया है, जैसे फाउंडेशन, बच्चों की फाउंडेशन शिक्षा पर, मातृभाषा में पढ़ाई पर, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई है, और टेक्नोलॉजी और रिसर्च बेस्ड एजुकेशन पर जोर दिया गया है। इसके साथ साथ कई सारे लक्ष्य भी रखे गए हैं, जैसे ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को 56.5% से 100% करने का लक्ष्य रखा गया है। ये सेकेंडरी लेवल पर है। हायर लेवल पर जो है 26.3% से बढ़ा करके 50% करने का लक्ष्य रखा गया है, और हमारे कुल खर्च का 6% शिक्षा पर करने का लक्ष्य रखा गया है। एनईपी एक अच्छी पहल है, लेकिन इसमें कुछ खामियां भी हैं। मैं आप सबका ध्यान उसकी तरफ आकर्षित करना चाहूँगी। जैसे पहले मैं बात करूं तो लैंग्वेज की, एनईपी में ये प्रावधान किया गया है कि कक्षा 5 तक या जहां तक संभव हो कक्षा 8 तक जो हमारी पढ़ाई हो वो मातृभाषा में होनी चाहिए। तो मेरा सवाल ये है कि आगे चलकर उच्च शिक्षा के लिए हमें इंग्लिश का सहारा लेना ही होगा। तो यदि हम बच्चों को शुरू से ही इंग्लिश माध्यम से पढ़ाएं तो वो उनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। दूसरी बात, 9वीं क्लास में ही बच्चों को सब्जेक्ट चयन का बोझ डाल दिया गया है, और चयन हम लोग के समय में केवल तीन चयन होते थे, आर्ट्स, कॉमर्स या मैथ। तो ही हम लोग को बहुत ही ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता था। 9वीं क्लास का बच्चा इतना समझदार, इतना उसके विकास नहीं हुआ रहता कि वो अपने इतने सारे सब्जेक्ट हैं, आप किसी भी कॉम्बिनेशन को चूज कर सकते हैं, तो इसमें थोड़ा दिक्कत आएगी। तीसरी पॉइंट मैं ये बताना चाहूँगी, कंसेप्चुअल लर्निंग की बात की गई है। तो मैं आप सबका ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहूँगी कि कंसेप्चुअल लर्निंग कैसे पॉसिबल है। जब हमारे शिक्षक जिस गुणवत्ता से आज पढ़ा रहे हैं, कल भी उसी गुणवत्ता से, उसी कंसेप्ट से पढ़ाएंगे। अगर उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो बच्चों का कंसेप्ट क्लियर नहीं कर सकते हैं। और जो हमारे बच्चे इस समय पढ़ रहे हैं, आगे चल के वो शिक्षा ग्रहण करके टीचर बनेंगे, तो वो भी बहुत अच्छी एजुकेशन उनकी भी नहीं है। तो इससे थोड़ा टाइम लगेगा, 10-15 साल का टाइम के बाद ही ये थोड़ा संभव हो पाएगा। तीसरी बात मैं करना चाहूँगी कि प्यूपिल टीचर रेशियो 30:1 का करना है। जहाँ आज लगभग 200-300 बच्चों पर एक टीचर पढ़ा रहा है, आप उसको 30:1 करने की बात कर रहे हैं, जबकि जीडीपी हमारी डिक्रीज कर रही है, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन भी अच्छी नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में हम कैसे टीचर्स को अवेलेबल करा पाएंगे, उनको सैलरी दे पाएंगे, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। पांचवी बात मैं कहना चाहूँगी कि खर्च जो है 6% करने का लक्ष्य रखा गया है। 6% करने का लक्ष्य पहले भी था, जो कि अभी तक पूरा नहीं हो पाया, और फिर से ये लक्ष्य रखा गया है, तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। धन्यवाद। ओके, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट कौन बोलना चाहेगा? यस सर, पहले तो मैं एनईपी के बारे में कुछ बताना चाहूंगी। जैसे कि एनईपी 2020 21वीं शताब्दी की पहली शिक्षा नीति है, जिसका लक्ष्य हमारे देश के विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना है। यह नीति इस थियरी पर आधारित है कि शिक्षा से न केवल साक्षरता और संख्या ज्ञान जैसी बुनियादी क्षमताओं के साथ उच्च स्तर की तार्किक और समस्या
समाधान संबंधी संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास होना चाहिए, बल्कि नैतिक, सामाजिक और भावनात्मक स्तर पर भी व्यक्ति का विकास होना आवश्यक है। जैसे अभी रोजगार और वैश्विक परिस्थितियों में तीव्र गति से आ रहे परिवर्तनों के कारण ये जरूरी हो गया है कि स्टूडेंट्स जो कुछ भी सीख रहे हैं, उन्हें जो कुछ सिखाया जा रहा है उसे तो सीखें ही, साथ में सतत सीखते रहने की कला भी सीखें। इसलिए एजुकेशन में इंडेक्स को बढ़ाने की बजाय इस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए कि स्टूडेंट्स किसी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन एंड लॉजिकली उसकी संरचनात्मक रूप से सोचना सीखें उस पर, और जिससे कि आगे कुछ नया सोच सके, नई जानकारी को बदलती सिचुएशन में या बदलते क्षेत्रों में उपयोग में ला सके। एंड एजुकेशन पर जो पिछली कुछ नीतियां थी, जैसे कि ये एनईपी 2020 थर्ड शिक्षा नीति है, तो फर्स्ट थी इसमें 1986 में जो थी वो उस पर फोकस किया गया था कि पूरा इसमें, सॉरी सर अभी ठीक से याद नहीं आ रहा है, बट 1986 की जो शिक्षा नीति थी उसे 1992 में संशोधित किया गया था, और इसमें भरपूर प्रयास किया गया था कि ज्यादा से ज्यादा शिक्षा के मुद्दों पर ही फोकस किया गया था, उसके हाईएस्ट लेवल तक पहुंचने की कोशिश की गई थी। और 2009 में एक अधिनियम हुआ था, उसमें सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा सुलभ कराने हेतु ये निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की मांग की गई थी, जो कानूनी आधार पर उपलब्ध कराया गया था। एंड और ये भारतीय संविधान के चौथे भाग में नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया है कि प्राथमिक स्तर तक के सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए, जो कि शिक्षा अधिनियम 2009 में ये पाया गया है। और एनईपी 2020 जो इस वक्त है लागू किया गया है, वो आगे फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा स्टेप है। जैसे हमारे समाज में बेरोजगारी की समस्या बहुत ज्यादा ही देखी जाती है, इस पर्पज पर हमारे देश के विकास को लेकर के नई शिक्षा नीति द्वारा उठाया गया कदम सर्वश्रेष्ठ है। थैंक यू सर। ओके, गुड। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट प्लीज। अर्शिता, आप कुछ बोलना चाहेंगी? यस सर। यस सर, न्यू एजुकेशन पॉलिसीज जैसा कि हम सब जानते हैं 34 इयर्स बाद आई है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि इसमें बहुत सारे प्लस पॉइंट्स भी हैं, बट इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। जैसे कि टॉपिक में मैंने अगेंस्ट का चूज किया था, तो अगेंस्ट इसके बोलना चाहूँगी। न्यू एजुकेशन पॉलिसीज में सबसे पहले लैंग्वेज की बात करी गई है। कहा गया है कि उसको मदर टंग और उसकी रीजनल लैंग्वेजेस में पढ़ाया जाएगा। अगर एक लेट्स सपोज कि अगर ये बच्चा केरला में रहता है, उसने वहाँ पे वहाँ तक पढ़ा और नेक्स्ट ईयर उसका मतलब उसके पेरेंट्स का ट्रांसफ़र हो गया महाराष्ट्र में, और जैसा कि हमें पता है कि महाराष्ट्र में मराठी पढ़ाई जाती है, तो एक 4th क्लास के ग्रेड के बच्चे के लिए मराठी में वहाँ पे स्कूल में एडजस्ट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। तो ये लैंग्वेज में ये एक नेगेटिव पॉइंट है। और क्लासिकल लैंग्वेज और फॉरेन लैंग्वेजेस को प्रमोट किया गया है, और लेकिन हमारे यहाँ पे इतने ज़्यादा वेल क्वालिफाइड टीचर्स नहीं है कि वो क्लासिकल लैंग्वेज और फॉरेन लैंग्वेजेस से डील कर पाएँ। ये नेगेटिव पॉइंट है। और जैसा कि हमें पता है कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे सबसे ज़्यादा इंग्लिश स्पीकर्स हैं। अगर हम साउथ एशियन कंट्रीज की बात करें तो सबसे ज़्यादा इंग्लिश स्पीकर्स इंडिया में हैं, जो कि एक हमारा प्लस पॉइंट है कि इंटरनेशनल कंपटीशन में compete करने के लिए और वहाँ के कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है डील करने के लिए दूसरे पीपल से। तो अगर इंग्लिश को प्रायोरिटी दी जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, जो कि हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स या फिर वो लोग जिनकी जॉब्स लगती है दूसरे कंट्रीज़ में, वो बहुत अच्छे से डील कर पाएंगे
डेवलप्ड कंट्रीज में लाइक यूएस जर्मनी। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। नेक्स्ट ये कहना चाहूँगी कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसीज है उसको एंटी डेमोक्रेटिक कहा गया है। ऐसा हमें पता है कि जो एजुकेशन है वो एक कंकरेंट लिस्ट का टॉपिक है जो कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों डील करती हैं, पर इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स, टीचर्स और पार्टीज ने भी इसको क्रिटिसाइज किया है। लाइक सीपीआई ने इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया है, ये कहते हुए कि जो एजुकेशन का जो टॉपिक है वो सेंटर में ज़्यादा फोकस किया गया है और पावर से जो स्टेट से जो पावर है वो ले ली गई है, इसको काफ़ी सेंट्रलाइज कर दिया गया है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कोई भी एजुकेशन में, जो कि इंडिया की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा वीक पॉइंट है कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, जो पब्लिक प्राइवेट स्कूल्स हैं, वो फीस काफ़ी हाई चार्ज करते हैं, जो कि एक मिडिल क्लास या फिर प्रिविलेज्ड वन के लिए इतना पॉसिबल नहीं होता है उसको दे पाना। उन्हें उनकी बात करनी चाहिए कि कैसे फीस कम करें, उसकी बात नहीं करी गई है। तो ज़्यादा हेल्पफुल होता लोगों के लिए, फैमिलीज़ के लिए, कि अगर वो एक सेट लगा देते कि इतने से ज़्यादा हाई चार्ज नहीं कर सकते हैं। वो हाई चार्ज लेने के बाद भी फैमिली से कुछ लेते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा फीस ली जाती है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसीज अच्छी है, काफ़ी 34 ईयर साल बाद आई है, तो नो डाउट वो थ्योरेटिकली अच्छी है, बट प्रैक्टिकली उसको इन्फोर्स करना काफ़ी टफ होगा और बहुत ही लंबा प्रोसेस होगा। बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे जो कि 5th क्लास के बाद ड्रॉप आउट कर देते हैं। अगर ड्रॉप आउट कर देते हैं और टीचर्स के लैक ऑफ टीचर्स हमारे यहाँ बहुत हैं, और उनकी जो ट्रेनिंग है इतनी अच्छी नहीं है कि वो वोकेशनल ट्रेनिंग और फॉरेन लैंग्वेजेस के साथ डील कर पाए। और लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर तो सबसे ज़्यादा मैं कहूँगी पॉइंट है कि एजुकेशन में उसको लाना चाहिए था। थैंक यू सर। ओके, बहुत अच्छा अर्शिता। थैंक यू सर। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट प्लीज, कौन बोलना चाहेगा? हेलो सर। हेलो सर। यस यस, श्वेता आवाज आ रही है आपकी। हेलो सर। जी बोलिए, आपकी जैसा आवाज। कि अभी इन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की, अगर कोई बच्चा महाराष्ट्र में पढ़ाई कर रहा है तो वहाँ की लैंग्वेज मराठी है, तो अगर वह कहीं और महाराष्ट्र के अलावा अगर किसी अदर स्टेट में पढ़ाई करने जाता है तो उसके लिए लैंग्वेज की प्रॉब्लम होगी। बट लैंग्वेज का प्रावधान उसमें दिया गया है, 8 लैंग्वेज को और प्रोबेबिलिटी दी गई है कर सकता है। आई थिंक अगर बच्चा महाराष्ट्र से है, अगर किसी अदर स्टेट में जाता है तो उसको लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक ही लैंग्वेज को ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं दी गई है। और रही बात इंग्लिश की, तो इंग्लिश की आजकल जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर अदर कुछ है, तो इंग्लिश को थोड़ी ज़्यादा वरीयता देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंग्लिश के अलावा जो अदर लैंग्वेज है उनको वरीयता नहीं दी जा रही है। और यस यस श्वेता जी, नेक्स्ट कैंडिडेट। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई है, इसमें मंत्रिमंडल द्वारा भी शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी गई है, और ये 34 साल बाद नई शिक्षा नीति इस तरह लाई गई है। इसके पहले 1986 में हुआ था, और उससे भी पहले 1968 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई थी। लेकिन जो ये 1986 का न्यू एजुकेशन पॉलिसी था, इसमें 1992 में थोड़ा परिवर्तन किया गया था, लेकिन उसमें इतना ज़्यादा परिवर्तन नहीं किया गया था कि उसको बहुत ज़्यादा फोकस्ड किया जाए। थैंक यू सर। ओके, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट। यस सर। हेलो सर, आवाज आ रही है हमारी? हाँ यस, आ रही, क्लियर। हेलो सर, जैसा कि सर अभी अर्शिता जी ने बताया कि इसके जितने नेगेटिव पॉइंट्स उतने ही पॉजिटिव भी हैं। तो सर मैं ये कहना चाहूंगी, कोई भी चीज अपने आप में परफेक्ट नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम उसकी अच्छाइयों को जानने की कोशिश करते हैं। और जैसा कि हाय कामियां हैं इसमें, लेकिन एनईपी हमारे अकॉर्डिंग तो अच्छी है,
और जैसे इसी वजह से हम कुछ पहले बताना चाहते हैं, क्योंकि जो NEP स्टार्ट हुआ है उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि वो उच्च शिक्षा और स्कूलों की शिक्षा में कुछ सुधार करना चाहता है, जिससे हमारा भारत जो है, इसलिए उसने कई चेंजेस किए हैं। हालांकि कुछ प्रॉब्लम्स होंगी स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे धीरे सही हो जाएगा। और उसके ओल्ड एजुकेशन से इसके जो इफेक्ट्स हैं, वो जो अच्छी चीजें हैं वो मैं बताना चाहती हूँ। यहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत है। हेलो सर, आवाज आ रही है? आपका नेटवर्क शायद वीक है, कुछ थोड़ा रुक रुक के आवाज आ रही है, लेकिन फिर ठीक है, आप बोलिए। सर बहुत ज्यादा वीक है। मैं सत्य बैठी हूँ, सबसे ऊपर धूप में भी हूँ, यहाँ पर भी नेटवर्क प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा है। ओके, नो इशू। हेलो सर। हाँ हाँ जी, बोलिए आप। आवाज आ रही है? जैसा कि है कि 5 क्लास तक मातृभाषा पढ़ाई जाएगी, ये एक बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि आजकल होता है कि सारे ऑफिस में जो इंग्लिश का ही यूज होता है। और गांव में भारत की आधी से ज्यादा जनसंख्या गांव में belong करती है। जैसे कि मैं भी एक गांव में ही हूँ। और यहाँ पर सर आधे से ज्यादा लोगों को इंग्लिश नहीं आती है। ऑफिस का सारा वर्क इंग्लिश में होता है, उन्हें यही समझ में नहीं आता है कि उसमें क्या लिखा हुआ है। उन्हें जो बताया जाता है वो करते हैं, और साइन भी कहाँ करते हैं उन्हें ये भी नहीं पता होता है। लेकिन जैसा जैसा बताते हैं लोग वैसा वो कर जाते हैं। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग हिंदी में पढ़ाई जाए, और हमारे पार्टिसिपेंट भी इंग्लिश का ही यूज करते हैं। ऐसा क्योंकि अच्छी है, मैं भी इंग्लिश प्रेफर करती हूँ, मुझे भी पसंद है। लेकिन सर मैं यही कहूंगी कि मातृभाषा का जो उन्होंने रखा वो बहुत अच्छा है। और सर हमारे ऊपर NEP सेकेंडरी लेवल तक पर किसी भी भाषा को या कोई भी सब्जेक्ट आज से तोड़ना नहीं जाएगा। इस NEP के बाद हम चाहे वैसी पढ़ाई कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट से मेरिट का कोई बर्डन नहीं रहेगा हमारे ऊपर। हमें ये भी टेंशन नहीं रहेगी कि अगर हमारा बोर्ड मार्क्स कम आए हैं तो हम IIT किसी भी एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या फिर हम उसमें जो है भाग नहीं ले सकते हैं। और सर प्रैक्टिकल का जो इन्होंने रखा है इट इज द बेस्ट, क्योंकि सर प्रैक्टिकल एक बहुत अच्छी चीज है। क्योंकि प्रैक्टिकल हम कोई चीज पढ़ा करते हैं, याद करते हैं, हम भूल जाते हैं। लेकिन अगर किसी चीज को हम प्रैक्टिकली कर लेते हैं तो वो हमेशा याद रहता है। और सर इससे क्या होगा कि जो ओके प्रतिभा, आपकी वॉइस ड्रॉप हो जा रही है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा नेक्स्ट पार्टिसिपेंट से कि अपना जो व्यू रखना चाहें रखें। यस, और भी बोलना सर डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ प्रतिभा, आपकी वॉइस ड्रॉप हो जा रही है। थोड़ी देर बाद हम आपके व्यू पॉइंट सुनेंगे, और किसी पार्टिसिपेंट को ओके कुछ सर। बोलना है इस इशू पे। ओके सर, थैंक यू सर। Sir, अंजलि। 34 years ago in 1986 जब राजीव गांधी जी की सरकार थी, उनके नेतृत्व में जब एजुकेशन पॉलिसी में चेंजिंग किया गया था, तो ज्यादा फोकस प्राइमरी स्कूल सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड पर ज्यादा फोकस किया। बट कीपिंग इन व्यू द चेंजिंग डिमांड एंड ऑफर स्किल ओरिएंटेड एजुकेशन एक आइडियलिस्टिक है पॉलिसी शो होती है इसमें, and will need proper implementation to help the youth make wise choices. So NEP 2020 is the best choice. Thank you, sir. ओके, और कोई पार्टिसिपेंट कुछ कहना चाहेगा इस इशू पे? हेलो सर। यस। एजुकेशन पॉलिसी से एक ये भी बेनिफिट है कि जो काम जो थ्योरीज वगैरह थी हम उसको थ्योरेटिकल ही कर देते हैं। अब अगर वही थ्योरेटिकल चीज हम प्रैक्टिकली ही करेंगे तो उससे हमें ज्यादा बेनिफिट होगा। थ्योरेटिकल चीजें पढ़ने से बहुत जल्दी माइंड से पास आउट हो जाता है, लेकिन जब वही काम हम प्रैक्टिस करेंगे जल्दी हम भूलेंगे नहीं। ओके, और कुछ कहना चाहेगा कोई? सर जैसे श्वेता जी ने कहा और प्रतिभा जी ने कहा कि लैंग्वेज
लैंग्वेज कोई कंपलसरी नहीं है। तो कोई मतलब इसमें मैं बताना चाहूँगी कि हिंदी लैंग्वेज को इन्होंने कंपलसरी नहीं रखा है। हिंदी जो हमारी अनेकता में एकता की भाषा है, हमारे अलग अलग स्टेट्स हैं, सब जगह अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन हिंदी एक ऐसा काम करती है जो अनेकता में एकता का संदेश देती है। इसको कंपलसरी नहीं किया गया। अगर कोई बच्चा किसी स्टेट में अपनी भाषा पढ़ता है, मातृभाषा, और अगर वो हिंदी नहीं लेता है, मान लीजिए अगर उसको उसके पिताजी का कहीं ट्रांसफर हो जाए, उसको वहाँ जाना पड़े, तो वहाँ की भी मातृभाषा वो अगर ले ले, इंग्लिश ले ले, या हिंदी नहीं लेता है मान लीजिए, तो फिर आगे कम्युनिकेट करने में दिक्कत होगी। और इंग्लिश में, जैसा प्रतिभा जी ने कहा कि इंग्लिश में लोगों को गांव में नहीं आता लोगों को, तो वो इसी शिक्षा का है कि बचपन से उनको इंग्लिश की शिक्षा नहीं दी गई। अब वो इंग्लिश नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन सारा काम जो है इंटरनेशनल लेवल पे या कहीं भी आपको जाना है, तो यूनिवर्सिटी लेवल पर आपको जाना है, तो वहाँ सब कुछ इंग्लिश ही है। अगर शुरू से इंग्लिश पढ़ाया जाएगा तो वो ज़्यादा बेनिफिट होगा बच्चों के लिए। ओके ओके, गुड, बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया। और कोई बोलना चाहेगा, कुछ अपने पॉइंट्स रखना चाहेगा? यस सर। जी बोलिए अर्चना। हाँ, आपकी वॉइस आ रही है अर्चना, बोलें। यस अर्चना, बोलें, आप, आपकी वॉइस आ रही है। यस सर। सर हम ये बोलना चाहेंगे कि हैज टू एक्सपेक्ट, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो फिर जैसा कि इन्होंने बोला कि हिंदी एकता में अनेकता है, ये बात उनकी सही है। वह इंडिया में 70% लोग हिंदी ही 70% लोग हिंदी जानते हैं और यूज भी करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर इस चीज को लागू किया जाता है कोई दिक्कत है। नेप जो कि 2020 है, चीज अचानक से नहीं होता है, उसके लिए टाइम लगता है। और खुद भी बोला है कि अपनी स्पीच में उन्होंने मतलब बोला है कि हम कि व्हाट टू थिंक पे वर्क होता था, लेकिन अब क्या होगा, हाउ टू होगा। कैसे हम सोचेंगे, लोग स्टूडेंट से उनकी सोचने की क्षमता को बढ़ाना है। इंफॉर्मेशन और कंटेंट का यहाँ पे कमी नहीं है। यहाँ हर जगह इंफॉर्मेशन और कंटेंट मौजूद है, हर जगह फैसिलिटीज हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि जो क्रिटिकल थिंकिंग, इनोवेशन और एम्पावर को भी बढ़ावा देना है, जो कि जो एक स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा होगा। और पहली बात तो हम मतलब ये भी बोलना चाहेंगे कि जैसे कि पहले क्या होता था कि रिपोर्ट ऐसे ही बन जाते थे, लेकिन अब रिपोर्ट का 360 डिग्री असेसमेंट के आधार पर तैयार किया जाएगा, जिसमें छात्र खुद भी अंक देंगे। यानी कि छात्र अपने आप को खुद भी अंक देंगे, और छात्र जो टीचर्स पहले, जैसे कि टीचर्स जो होते थे जो पढ़ाएंगे वो भी अंक देंगे, और उनके जो सहपाठी होंगे वो भी अंक देंगे। तो एक छात्र के लिए, हेलो सर। हाँ, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। यस सर। सो ये एक जो छात्र के लिए, जो स्टूडेंट है उसके लिए बहुत ही अच्छा है आगे बढ़ने के लिए। जिसके बाद हम ये भी कहना चाहेंगे कि जो पहले बोर्ड परीक्षाएं, मतलब छात्रों को उनकी मनपसंद लैंग्वेज चूज, जैसे कि अगर हम हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हम हिंदी में लिख सकते हैं, हम इंग्लिश में लिखना चाहते हैं हम इंग्लिश में लिख सकते हैं। इसमें पूरी छूट है। पहले ऐसा नहीं था, पर अब जैसे ऐसा किया जाएगा। और इसमें हाँ 2-3 साल या 4-5 साल भी लग सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे वर्क हुआ तो वाकई एक दिन हमारा इंडिया बहुत आगे जाएगा, और यहाँ पे कोई भी अनपढ़ नहीं रहेगा, सब शिक्षित होंगे। और बस सर, थैंक यू सो मच सर। ओके, गुड। और कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहेगा? हेलो सर। यस। जैसा कि इन्होंने कहा कि सारी फैसिलिटीज सब यहाँ पे अवेलेबल है इंडिया में। तो इंडियन गवर्नमेंट ने जो है 100 फॉरेन यूनिवर्सिटीज को यहाँ पे अलाउ क्यों किया अपने यूनिवर्सिटी सेटअप करने के लिए? आई एम
सॉरी, आई एम टॉकिंग अबाउट फैसिलिटीज लाइक इंटरनेट। हमने कंटेंट की बात की है। कंटेंट अगर आपको यहाँ पे हर किसी के पास हमने देखा है इंफॉर्मेशन और कंटेंट अगर आपको चाहिए तो आसानी से अवेलेबल हो सकता है, क्योंकि इंटरनेट और मोबाइल हर जगह अब अवेलेबल है। तो हमने कंटेंट की बात की है, हमने अभी इसकी बात नहीं कि इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, पर ये हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा। कोई चीज इतनी आसानी से नहीं होती। अगर एक बच्चा चलना सीखता है तो वो धीरे धीरे ही चलना सीखेगा, अचानक से उठ के खड़ा होकर दौड़ने नहीं लगेगा। बट एजेंडास तो काफ़ी हाई है। इन्होंने वोकेशनल ट्रेनिंग्स की बात करी, ये प्रॉपर ट्रेनिंग्स तो मीन्स हमारी जो प्रॉपर जो स्कूलिंग होती थी क्लास 1 to 12 जैसे हमारी चलती, जैसे कि हम 90s किड ने पढ़ा, जैसे कि सबने यहाँ पे इंटर तो पास कर ही लिया होगा। तो वोकेशनल ट्रेनिंग्स की बात कर रहे हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग जैसे वेल्डिंग और प्लम्बिंग, इसको भी प्रमोट करेंगे। तो मीन्स ऐसे कैसे अवेलेबल होगा कि अगर जो आप प्रॉपर इनिशियल जो हो नहीं दे पा रहे, तो वोकेशनल ट्रेनिंग्स के लिए इतने बेटर ट्रेनर्स कैसे लाएंगे? क्या वही टीचर्स ही पढ़ाएंगे हम लोग को वोकेशनल ट्रेनिंग्स इन बच्चों को जो बाकी सब्जेक्ट्स के साथ डील करते हैं? और जो टीचर्स वोकेशनल ट्रेनिंग पढ़ाएंगे तो उन्होंने तो अपने टाइम पे वो ट्रेनिंग्स पढ़ी भी नहीं होंगी, हमने खुद नहीं पढ़ी, तो वो कैसे उन बच्चों को देंगे जो। सॉरी, पर हम इस पे जरूर बोलना चाहेंगे, अगर हमें कोई चीज नहीं मिलती है, लाइक अगर हमें किसी चीज का मतलब आंसर नहीं मिलता है, या फिर तो हम लोग क्या करते हैं, गूगल यूज करते हैं, यूट्यूब यूज करते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं? तो अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें तो थोड़ा तो करना पड़ेगा ना, कि अगर हम हाथ पे आते हैं हमें जो आता है हमें वही आएगा क्या? लर्निंग है, अगर हम हमेशा सीखते हैं, सीखना ही हमारा काम है, तो अगर हम सीखते हैं तो जरूरी थोड़ी ना है कि अगर तब नहीं किया तो अब नहीं करेंगे, या फिर हम सीखना ही छोड़ देंगे। तो जो नहीं कर रहे हैं ऑब्वियसली वो सीखेंगे, और क्या, सीखना पड़ेगा उन्हें। अगर हमें चेंज होना है तो ऑब्वियसली हमें सीखना पड़ेगा। सीखेंगे तो मैं इनिशियल की बात कर रही हूँ, अगर आप वही प्रॉपर नहीं बता पा रहे हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दे पा रहे हैं, जो पहले जो गवर्नमेंट टीचर्स थे वो प्रॉपर बच्चों को एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं। हमने अभी देखा है, हम सब जानते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर्स होते हैं कैसा पढ़ाते हैं, और जो प्राइवेट स्कूल के टीचर्स होते हैं कैसा पढ़ाते हैं। क्या आप बता सकते कि जो वो टीचर्स आई एम सॉरी, एक सेकेंड, जो वो टीचर्स, सॉरी हमें आवाज नहीं आ रही है। हाँ, एक सेकेंड, मैं बोल नहीं रही थी। हाँ, जो टीचर्स इनिशियल ट्रेनिंग नहीं दे पा रहे थे और वो वोकेशनल ट्रेनिंग देंगे, वो गवर्नमेंट के टीचर्स जो बच्चों को पढ़ाते नहीं थे, वो वोकेशनल ट्रेनिंग काफी हाई हमारा एजेंडा है। मैं कहती हूँ कि अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसीज में, हाँ, हम इस पे एक बात जरूर कहना चाहेंगे। आपने वो सही से एग्री होते, पर पूरी तरीके से नहीं एग्री होंगे। हाँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो मतलब बहुत सारे हैं जो अभी जैसे कि सरकारी स्कूल में आपने कई वीडियोस भी देखे होंगे कि वो उनको कुछ आता नहीं है फिर भी वो मतलब पढ़ा रहे हैं। लेकिन वो क्या थी दिक्कत, जैसे कि वो तो दिक्कत सरकारी गवर्नमेंट ऐसी दिक्कतें थी, लेकिन जो है यहाँ पे ऐसे लोग हैं, यहाँ पे भरे पड़े हैं ऐसे लोग जिनको बहुत कुछ आता है। हमारे अगल बगल हमने खुद देखा है जिनको बहुत कुछ आता है। अगल बगल छोड़िए, हम अपने घर में बहुत मतलब देखे हैं कि हाँ उनको बहुत कुछ आता है, पर उनके पास एक अच्छी जॉब नहीं है। क्यों? क्योंकि पैसे नहीं है। और पहले ऐसा होता था, पर अब क्या होगा, अब हर चीज एजुकेशन के आधार पे होगा। अगर हम ये कह के रुक जाते हैं कि जैसे कि हम निगेटिव चीजें देखते कि नहीं यार ये होगा वो होगा, तो इसकी वजह से अगर हम ये कह के रुक जाते हैं तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। हमें तो मतलब अगर आगे बढ़ेंगे तो कांटे तो पीछे होंगे ना। ओके अर्चना, और कोई बोलना चाहेगा इस टॉपिक पे? जी, मैं अर्चना जी की बात पे कहना चाहूंगी कि आगे तो बढ़ना ही चाहिए, बिल्कुल बढ़ना चाहिए, लेकिन अगर आप एकदम से लास्ट सीढ़ी पे पहुंचना चाहेंगे तो ये गलत है। आपको सॉरी आवाज नहीं आ रही है। जमीनी हकीकत नहीं आ रही है, सर आवाज नहीं आ रही है। वॉइस क्लियर है? मुझे तो आ रही है, एकदम आ रही है, मुझे भी आवाज एकदम साफ साफ आ रही है। जी, मैं फिर से कहती हूँ कि मैं यही कहना चाहती हूँ कि एकदम से लास्ट सीढ़ी पे नहीं जानी चाहिए। जो हमारे देश की ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम दूसरे देश से बहुत प्रभावित हो गए हैं कि दूसरे देशों में ये पॉलिसी चल रही है तो हमारे यहाँ भी चलनी चाहिए। हमारे यहाँ जो जमीनी हकीकत है उसको समझना चाहिए, उसको समझ के हमें एक स्टेप कदम आगे बढ़ाना चाहिए जिससे कि हमें उसका कुछ रिजल्ट मिले। ऐसे
Exactly. हम I agree with this हेलो point. हेलो हम यस 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 ऐसा ओके है। हम बोलना चाहेंगे एक मिनट अब आज का टाइम काफी हो गया, काफी हम सर लोग। लास्टली बोलना है सर, यस लास्ट हाँ ठीक सर है ठीक लास्ट हम इनको ये बोलना चाहेंगे कि देखिए हम ये नहीं कह रहे कि आप अचानक से बढ़ जाएं, और मोदी जी किसी दूसरे देश को देख के ये कदम नहीं उठाए, उनके जो लोग हैं या फिर सबके सहमति से उठाया गया ये कदम है। और आपने शायद न्यूज नहीं देखा, आप पहले जाके न्यूज देख लीजिए। हेलो पहले न्यूज देख लीजिए, उन्होंने साफ साफ बोला कि मतलब कि उन्होंने बहुत सारे लोग की सहमति से किया गया है ये कार्य, ये जो नीति बनाई गई है, जो ये जो मसौदा तैयार किया गया है। ठीक है मैंने अर्चना। न्यूज Say one by one. यस यस अर्चना मैं ठीक है। कहना चाहूंगी सर हम बोल रहे हैं नहीं 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 अब सर नहीं नहीं अब कोई रिलेवेंट पॉइंट की बात नहीं हो रही है तो उसका कोई मतलब नहीं है। मेरे ख्याल से टाइम भी हो रहा है, तो मैं राजीव जी से अनुरोध करूंगा कि इस पूरे डिस्कशन के बारे में उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया और कैसे सजेस्ट करें अपने व्यू कैसे बेहतर कर सकते हैं इसको हम। ये तो मतलब यस अगर हम इसको पिछले अपने ऐसे डिस्कशन से कंपेयर करें तो एक बहुत ही आमूलचूल परिवर्तन है। जो हम लोगों ने पहली बार इस प्रोग्राम का जो पहला जो वाकया हुआ उसमें तो बहुत सारे लोगों ने कुछ बोला ही नहीं था, और इस बार हमने देखा कि लोगों ने दोनों पक्षों को लेकर के अपनी अपनी बातें कही, बार बार आके कहा उस बात को। ये निश्चित ही बहुत बड़ा एक गुणात्मक सुधार हुआ है, और एक दोनों पक्ष जो हैं, सपोर्ट वाले भी अपोजिशन वाले भी, दोनों ही शायद अपनी बात पढ़ करके आए थे। दोनों के पास काफी मसाला था कहने के लिए, कहने का जज्बा भी था। तो ये तो बहुत ही एक बढ़िया डिस्कशन रहा। मेरा अपना ऑब्जर्वेशन ये है कि थोड़ा आप सब लोग भाषा को लेकर बहुत चिंतित थे, हिंदी वर्सेस नॉन हिंदी, या कहा जाए तो हिंदी वर्सेस इंग्लिश। अगर किसी को केरला में जॉब कर रहा है, उसके फादर वो मलयाली सीख रहा है और उनका ट्रांसफर जो है बॉम्बे हो जाता है, मुंबई हो जाता है, और उनको अब जो मराठी पढ़नी पड़ेगी। देखिए मुझे जब आप लोग 2 मिनट दें। जो आधुनिक शिक्षा है भारत में, उसका मसौदा तो ब्रिटिशर्स तैयार कर गए थे अपने हिसाब से। उन्होंने यहाँ पे स्कूल खोले, कॉलेज खोले, टेक्निकल विश्वविद्यालय खोले, हॉस्पिटल्स खोले, मेडिकल कॉलेजेस खोले, और काफी बड़ा रोल इसमें जो है अदा किया था क्रिश्चियन मिशनरीज ने। लगभग हर शहर में जो सबसे बढ़िया स्कूल होते हैं वो मिशनरी स्कूल माने जाते हैं। तो जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे पास एक काफी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर था, हमारे पास काफी बड़ा अनुभव भी था, विश्वविद्यालय भी थे, टेक्निकल कॉलेज भी थे, स्कूल भी थे, करिकुलम भी था, किताबें भी थी। तो उसी को लेकर के देश को आगे बढ़ना था। और जब देश आजाद हुआ था तो हमारे जो पहले एजेंडाज में एक एजेंडा ये था कि कैसे हम कम से कम समय में पूरे देश को शिक्षित कर दें। इनफैक्ट पहले शायद प्लान ये था कि 10 सालों में सबको शिक्षित करे पा जाएंगे, लेकिन इंसान बनाता है, भगवान उस पर जजमेंट पास करता है, ऐसा हुआ नहीं। कालांतर में बहुत सारी कोशिशें की गई, तमाम शिक्षा पॉलिसी आई, और चूंकि शिक्षा एक कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। ये कौन है भाई? सचिन कृष्णा कौन है ये? चूंकि शिक्षा एक कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, तो सेंटर क्या कर रहा है, स्टेट क्या कर रहा है, इसमें बहुत बड़ा एक विषय रहा। और भाषा का बहुत बड़ा रोल रहा हमारी शिक्षा नीति में। इनफैक्ट आपको मालूम है कि नहीं मालूम है, जो अपने देश का जो 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 स्टेट्स का विभाजन हुआ वो भाषा के आधार पे हुआ, जाति के आधार पे नहीं हुआ, धर्म के आधार पे नहीं हुआ, रेस के आधार पे नहीं हुआ, कल्चर के आधार पे नहीं हुआ, वो भाषा के आधार पे हुआ। तो भाषा का इतना बड़ा महत्व हमारे देश की शिक्षा पर है। समय के साथ समय बदला, एक बहुत बड़ा जो है इस दिशा में कदम उठाया गया राजीव गांधी जी के द्वारा, जिन्होंने कई मामलों में ये कोशिश की कि जो पूरा देश है वो
आधुनिक युग में अपना कदम रखें। फिर आज हम 20 सालों से देख रहे हैं कि 25 सालों से कि बहुत बड़ा एक हमारा जो बैंडविड्थ है वो है टेक्निकल एजुकेशन में। देश में बहुत बड़ी आईटी क्रांति हुई, जाने कितने प्राइवेट कॉलेजेस खुल गए जो एमबीए कोर्सेज देने लगे, इंजीनियरिंग कोर्सेज देने लगे। तो इन सब के मद्देनजर वक्त आ गया है कि हम दोबारा से अपने इसमें एक पिवटल चेंज करें और नई रियलिटी को ऑब्जर्व करते हुए नई एजुकेशन पॉलिसी बनाएं। और इसी तरीके से हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनी जो कुछ दिनों पहले सरकार ने पब्लिक डोमेन में रखी है। तो इसमें कुछ गलत सही नहीं है। इतने 135 करोड़ लोगों की जिंदगी आप एक पॉलिसी से डिसाइड कर देंगे, उसमें पक्का कुछ ना कुछ छूट जाएगा, कुछ ना कुछ करने को बचा रह जाएगा। तो आप कैसे इसको देख रहे हैं उस पर काफी कुछ निर्भर करता है। वैसे कई मामलों में देखा जाए तो ये वाकई में एक कहा जाए ब्रेक फ्रॉम द पास्ट है। आज शहरों में तमाम बच्चे जो है प्री स्कूलिंग का बेनिफिट लेते हैं, नर्सरी जाते हैं, केजी क्लासेस में जाते हैं, बट उसको फॉर्मली हमने अपने एजुकेशन का पार्ट नहीं माना था। पहले एनईपी में हमने उसको माना है। तो कितने हद तक सरकारी नियम रियलिटी से दूर रहेगा, वो कब तक उसको इग्नोर करता रहेगा, ये भी सोचने वाली बात है। जो दूसरे पक्ष कह रहा है कि क्या हमारे पास इतने एम्बिशियस रिसोर्सेज है, अगर आज हम जीडीपी का 1.52% एजुकेशन पे खर्च कर रहे हैं, क्या हम 6% खर्च कर पाएंगे? वो एकदम सही है। तो अगर मुझसे आप पूछें तो मैं तो मानूंगा कि 50-50 मामला है, बट मैं एक ऑप्टिमिस्टिक हूं और मुझे पूरा विश्वास आप सब लोग भी ऑप्टिमिस्टिक होंगे। और भविष्य में जो एनईपी में जो इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे उनका ओवरऑल बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। एक बात और कहना चाहूंगा आप लोगों से, क्योंकि आप सब अभी शिक्षा के ही दौर से गुजर रहे हैं। ये एक बहुत संकीर्ण सोच है कि शिक्षा का उद्देश्य एक जॉब पाना है। ऐसा नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य तो आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करना है, आपकी सोच को बढ़ाना है, आपके अंदर का जो भावनाएं हैं, आपके जो विचार हैं, आपका जो चरित्र है, आपकी जो पर्सनालिटी है, जो कैरेक्टर है, उसको डेवलप करना है। जॉब का शिक्षा से खास लिंक नहीं है। आप किसी एक सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करेंगे, दूसरे से पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे और जॉब किसी थर्ड एरिया में करेंगे। तो आप सब लोग कृपया शिक्षा को सिर्फ जॉब से ना जोड़ें, उसको अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट से जोड़ें, तो बहुत ही बेहतर होगा, बहुत ही सकारात्मक होगा। इतना मैं कहना चाहता था। धन्यवाद। ओके, आपने बड़ा बेहतरीन इनपुट दिया और 2-3 बातें मैं भी कहना चाहूँगा। जैसा कि राजीव जी ने बताया कि हम लोगों का जो फर्स्ट जो डिस्कशन हुआ था और आज का डिस्कशन में बहुत परिवर्तन है। हम लोग बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में काफ़ी आगे बढ़े हैं। लेकिन यहाँ 2-1 पॉइंट मैं आपको इनपुट देना चाहूँगा कि सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि हमारा उस इशू पे हम लोग कितना स्टडी हमने की हुई है। कोई गलत या सही की बात नहीं है, लेकिन यह है कि इशू को अगर हम टोटलिटी पे कवर करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे कि अभी जो हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें हम लोग क्या प्रॉब्लम है, जो शिक्षा की व्यवस्था है, जैसे कि उसका एक हमारे पार्टिसिपेंट्स ने बताया भी कि अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया कि क्वालिटी ठीक नहीं है, कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया कि शायद रिसोर्सेस हमारे पास पूरे नहीं हों, कुछ किसी ने ये पॉइंट रेज किया कि शायद हम लोग ट्रेन मैन पावर कहाँ से लाएंगे। तो ये सब चीज़ें इन ये जो पॉइंट्स हैं ये बेहतरीन पॉइंट्स हैं, इसको बेस बना के अगर हम बोलेंगे तो ये बड़ा अच्छा रहेगा। और जैसे एक सब्जेक्टिव चीज़ों पे बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से हम लोगों को टॉपिक नहीं ले जाना चाहिए कि किसी ने बनाया है तो कुछ सोच समझ कर ही बनाया होगा और हम आगे बढ़ेंगे। अब इसलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, बट हमें उसको ऑब्जेक्टिवली अगर हम एनालाइज करें तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा इस तरह के डिबेट्स में कि पुराना जो चल रहा था, हमारा जो एजुकेशन पॉलिसी चल रही थी, उसमें क्या अच्छाइयाँ थी, क्या उसमें बुराइयाँ थी।
और नए पॉलिसी में हमने कैसे उनको कवर किया है, क्या क्या एरिया छूट गए हैं, उनको कैसे हम और बेहतर तरीके से कवर कर सकते थे। तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा और एक हम इसको नेक्स्ट जब हम नेक्स्ट टाइम जब हम लोग मिल रहे होंगे तो शायद इसको हम और बेहतर करेंगे, जितना ही हम लोग पढ़ेंगे उस इशू पे। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम लोग ज्ञान तो यहाँ पर अर्जित कर ही रहे हैं, हम लोग का जो पर्सनालिटी है, दूसरे के जो विचार हैं उसको इज्जत देना, उसको अच्छी तरह से सुनना, अपनी बात अगर कहना है तो कैसे दूसरे की बात को रिस्पेक्ट देते हुए अपनी बात को रखना, हमें ये सीखने की ज़रूरत है। कई बार हम इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं। तीसरा क्या है कि जो भाषा है, भाषा पे हमारी पकड़ होना बहुत आवश्यक है। जितनी अच्छी हम भाषा इस्तेमाल करेंगे, हमारा जो प्रेजेंटेशन होगा उतना ही अच्छा होगा। कई बार हम क्या है कि अपना जो थॉट कहने के उसमें हम अपनी भाषा का जो हमारा होना चाहिए लेवल, वो हम कई बार नहीं रख पाते हैं। तो मेरा सभी पार्टिसिपेंट्स से रिक्वेस्ट ये है कि आप प्रयास करेंगे कितनी अच्छी से अच्छी भाषा, अच्छे से अच्छे शब्दों का आप इस्तेमाल कर सकें, और अपनी बात भी रखनी है तो कैसे रिस्पेक्टफुली दूसरे की बात को रिस्पेक्ट देते हुए अपनी बात रखें, राइट। और जितना ज़्यादा हम लोग उस पर अपना सब्जेक्ट हमारी पकड़ होगी उतना अच्छा हम बात कर पाएंगे। तो बहुत अच्छा सेशन रहा, सब लोगों ने बड़ी अच्छे अच्छे विचार रखे, और हम शायद नेक्स्ट डिस्कशन में और अच्छे विचार रख पाएंगे। और ये समय ख़त्म हो रहा है क्योंकि नेक्स्ट दूसरा एक डिस्कशन लाइंड अप है 12 बजे से, हम लोगों को उसमें जाना है। तो नेक्स्ट संडे को हम लोग फिर मिलेंगे और कोई नए टॉपिक पे हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। ओके, थैंक यू ऑल। ओके सर, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर।